जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लासेस जो हमारी पॉलिटी की चल रही हैं रेगुलर क्लासेस, उसमें आपने जो भी क्लासेस की होंगी मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो अभी तक पीछे हमने चीज़ों को समझा है और आगे भी हम जो समझने वाले हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। परीक्षाओं में आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएँ, प्रतियोगी परीक्षाएँ, उसमें आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो भारत की संसद है उसके संबंध में हमने कुछ पहलुओं पर चर्चा कर ली है। आज जो हम बात करेंगे वो ऐसे ही भारत की संसद से संबंध में, और एक तरीके से कहा जा सकता है राज्य विधानमंडलों के भी संबंध में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और ये भारतीय संसद से तो संबंध रखता ही रखता है। और इसमें क्या बात बोली जाएगी या हम जो देखेंगे आज, वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है संविधान की 10वीं अनुसूची को। संविधान की 10वीं अनुसूची को जो लोग इसे जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर अब चर्चा करने वाला हूँ आज। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो संबंध है किससे? इसका संबंध है दल बदल कानून से। किससे संबंध है? दल बदल कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। किससे? दल बदल विरोधी कानून से इसका संबंध है। तो मैं यही समझ रहा हूँ यहाँ तक कि जो भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आज भी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी आप लोगों को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चलेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। तो पिछली जितनी भी क्लासेज हैं मैं आप लोगों सभी से अनुरोध करूँगा कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ही कहूँगा पिछली क्लासेस को देखें, एक सीरीज़ में नोट्स तैयार करें अपनी पूरी, और आगे लगातार बढ़ते रहें। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यदि आपको कुछ अच्छा और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ अलग डिफरेंट यहाँ पर देखने को इस प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिल रहा है, तो आप जो है क्या कीजिए कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सपोर्ट कीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। लाइक करना ना भूलें। तो हम बात करेंगे आज दल बदल विरोधी कानून की। जो दल बदल विरोधी कानून है इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि जो सदस्य हैं किसके, जो दल बदलने वाले सदस्य हैं ना, जो दल बदलने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों की अयोग्यता है ना, उनको अयोग्य ठहराने के प्रावधान इसमें बताया गया। दल बदलने वाले जो सदस्य होंगे, अब ये सदस्यों को हम दोनों तरीके से लेकर समझने की कोशिश करेंगे आराम से। जो सदस्य कौन कौन से, चाहे वह संसद के हों या फिर राज्य विधानमंडलों के, राज्य विधानमंडलों के। क्लियर है? इन दोनों को ही एक साथ लेंगे, यानी कि ये जो कानून है वो दोनों जगह ही एक समान रूप से ऐसी तरीके से लागू होता है। तो जो सदस्य हैं कहाँ के, जो दल बदलने वाले सदस्य हैं संसद के, राज्य विधानमंडलों को, उनको अयोग्य ठहराने या अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान है ना। अयोग्य घोषित करने के संबंध में प्रावधान क्या होंगे उसको परिभाषित किया गया है किसमें? दल बदल विरोधी कानून में, जो कि संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, बाद में जाकर इसको संविधान संशोधन के माध्यम से क्यों अपने संविधान में जोड़ना पड़ा, जो कि हम 52वां संविधान संशोधन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन आया है इसके लिए? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1985। तो 1985 तक आते आते हम ये देखते हैं कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हमने दल बदल विरोधी कानून को अपने संविधान में शामिल किया, जबकि ये हमारी एक अनुसूची के रूप में एक अलग अनुसूची इसके लिए तैयार करनी पड़ी, बनाना पड़ा। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारे मूल संविधान में तो इसका कोई अस्तित्व था ही नहीं, या हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा ही नहीं कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्यों 1985 तक आते आते इस चीज़ों को देखा। देखिए भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, राजनीतिक दल, उनका एक अहम रोल होता है, उनका एक अहम अस्तित्व होता है। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। कोई एक व्यक्ति निर्णय थोड़ी लेता है। हम देखते हैं कि जो पूरा दल होता है, जो भी पार्टी जो भी सत्ता में है, वो सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। लेकिन क्या हो कि जब ये राजनीतिक दल एक सामूहिक रूप से ना हो और ये हर दूसरे दिन टूट जाए, यानी कि जो समूह इसका बचे ही नहीं, एक मेजॉरिटी ऑफ नंबर बचे ही नहीं, और ये इसमें के जो पार्टी के जो सदस्य हैं इन सदनों के, कहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के हों या फिर संसद के राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हों, वो टूटकर अलग हो जाएं, हर रोज अलग होते रहें। यानी कि एक जो स्थिति है, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो 1960 से 70 का जो दशक रहा,
इस दौरान आयाराम और गयाराम वाला कंसेप्ट बना, आयाराम और गयाराम, ठीक है। आयाराम और गयाराम वाला कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। आयाराम और गयाराम वाला मतलब कि कोई किसी पार्टी में से चुनाव जीतता है, फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिस वजह से उसकी सरकार गिर जाती है। मान लीजिए कि कोई ए नाम की पार्टी है और एक बी नाम की पार्टी है, किसी राज्य में चुनाव लड़ती है और उस चुनाव में क्या होता है कि ए नाम की पार्टी को मेजॉरिटी मिल जाती है। मान लिया कि 50 वोट मिल गए, इसे 50 सीटें मिल गई, ये जीत गई। इसके पास मेजॉरिटी सीटें 50 सीट लेने के लिए बस इसके पास कितने हैं, 45 है मान लेते हैं, और इसको 5 सीटें और चाहिए ताकि मेजॉरिटी मिल जाए। अब इसने बी ने क्या किया, जो कि विपक्ष में है, यहाँ के 5 विधायकों को तोड़ने के लिए, माइनस करने के लिए क्या किया इसने कि इन 5 विधायकों से, जो 50 में से 5 विधायकों से बातचीत कर ली। कहा कि भाई आ जाओ, तुमको जो है विधायक बना देंगे, विधायक तो तुम हो ही, है ना, मंत्री बना देंगे अपने यहाँ, तुमको गृह मंत्रालय दे देंगे, वित्त मंत्रालय दे देंगे, तुमको ये मंत्रालय दे देंगे, तुम अच्छा कमाई कर लोगे और साथ में तुमको जो है दक्षिणा के रूप में इतना करोड़ रुपया भी तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आ जाओ, बस हमारे सरकार बना दो। तो यहाँ से जो 5 लोग हैं वो टूट के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और यहाँ प्लस हो गए, 50 इनके पास हो गए, 45 अब इनके पास हो गए। तो अब जो ए, जो कि जीत रही थी पार्टी, जो जीत के सरकार बना चुकी है, वो उसकी पार्टी क्या हो गई, गिर जाती है, उसकी सरकार गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, क्योंकि 5 लोग जो है वहां से टूट के यहाँ आ गए और इसको मेजोरिटी मिल गई, इसने जो है अपना विश्वास मत पारित कर दिया, इसने फ्लोर टेस्ट पास कर दिया, अब बी नाम की जो पार्टी है उसकी सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर यह स्थिति हमें हर बार देखने को मिल रही थी 1960 से 70 के दशक में, केंद्र में भी और कई राज्यों में भी ऐसा देखने को मिल रहा था। ये तब ज्यादा जोर पकड़ने लगा 1980 के बाद। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो उसमें एक विधायक हुए गयाराम जी, है ना, देखो नाम भी उनका क्या था, गयाराम जी। वो बिन पैंदे के लोटे के नाम से जाने भी जाते हैं। उन्होंने 15 दिन में 5 बार पार्टियों को बदला और इससे जो है पूरे क्षेत्र में ये स्थिति जो है सामने निकल के आई भारत में कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम तो रोज शपथ दिलवाते रहेंगे, हर रोज नई सरकार बनेगी, हर रोज फिर नया कैबिनेट चुना जाएगा, नया मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाएगा और फिर उनको शपथ दिलवाया जाएगा, वो अपनी योजना बनाएंगे, इतने उसमें से 2 टूट कर किसी और पार्टी में चले गए तो फिर क्या हो जाएगा कि अब उसकी सरकार बनेगी, उसने जो योजनाएं बनाई, उसने जो पॉलिसी बनाई उसको वो खत्म कर देगा। तो इससे तो देश का विकास हो ही नहीं पाएगा। जो एक राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण रोल होता है कि इसका सामूहिक निर्णय लेने का और सामूहिक निर्णय से विकास करने का, तो इसमें तो कुछ विकास होगा ही नहीं। सारा का सारा टाइम किस में खत्म होगा, एक सरकार टूटेगी दूसरी सरकार बनेगी, एक सरकार टूटेगी दूसरी सरकार बनेगी, नई नई सरकारें बनती चली जाएंगी। तो इस चीज को रोकने के लिए 1985 में जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, हालांकि राजीव गांधी इस बात को समझ रहे थे क्योंकि वो अभी नए नए ही जो है राजनीति में आए थे और उनको इतना अनुभव नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि कहीं संसद में जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो कहीं टूट कर दूसरी पार्टी में ना चले जाएं। तो इस चीज का डर को भी उन्होंने खत्म करने के लिए क्या किया कि 52वां संविधान संशोधन करवाया 1985 और इस दल बदल विरोधी कानून को लेकर आया और 10वीं अनुसूची को ऐड करवाया 1985 में। और ये कहा गया कि अब जो है कोई भी व्यक्ति, अगर एक नियम बताया गया जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्या आधार हो सकते हैं, कुछ आधार बताए गए इसमें। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में कुछ आधार बताए गए। उस आधार पर अगर कोई व्यक्ति या इस तरीके कोई काम करता है तो क्या होगा कि उसे पद से हटा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता ही खत्म कर दी जाएगी, चाहे वो संसद से हो या राज्य विधान में। तो वो आधार क्या हो सकते हैं, उस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो दल बदल विरोधी कानून है इसमें अयोग्य घोषित करने के क्या आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की जो कहानी है, आपको एक पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी कि दल बदल विरोधी कानून क्यों लाया गया। और इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो अक्सर हमेशा करंट अफेयर्स में बनी रहती है क्योंकि हमें अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से तब जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, चुनाव हो और कोई और पार्टी की सरकार बन जाए, तो उसके एमएलएज को अपनी तरफ खींचने के लिए अक्सर जो है क्या किया जाता है, लालच दिया जाता है और वहाँ के एमएलए टूट के यहाँ आ जाते हैं। तो एक संख्या निर्धारित की गई कि कितने नंबर होने चाहिए, कितने नंबर नहीं होने चाहिए, उस कंसेप्ट पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून, इसमें अयोग्य घोषित करने के प्रावधान या आधार, है ना,
करने क्या आधार हो सकते हैं, उस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आधार क्या, कि अगर कोई नेता है ना, अगर कोई नेता क्या करे कि अपने स्वेच्छा से ही पार्टी को त्याग दे, है ना, कोई निर्वाचित सदस्य है, चुन लिया गया है ना, वोट उसे अच्छा मिला है, वो जीत गया है, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा को ले लेते हैं, निर्वाचित सदस्य क्या करे, स्वेच्छा से जिस दल से चुना गया है ना, उस दल से क्या कर दे, स्वेच्छा से दल से त्याग पत्र दे दे, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो उस दल से त्यागपत्र देता है, ठीक है, क्या करे कि वह उस दल से अगर त्यागपत्र देता है, निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है, उससे त्यागपत्र दे देता है सदस्यता, किससे, जिस भी दल से वो चुनकर आया। मान लो कि ये जो व्यक्ति था, जो जिसने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था, ये बीजेपी से चुनकर आया, ठीक है, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उससे ये चुनकर आया, और इसने आगे चल के कुछ बात बनी होगी या कुछ ही तरीके का इसे लगा होगा, तो इसने क्या किया कि बीजेपी की सदस्यता इसने छोड़ दी, है ना, बीजेपी पार्टी की जो सदस्यता थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया आपने, जब उसने त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र देने से क्या होगा कि वह जो निर्वाचित हुआ था, है ना, जो वो क्या बना, एमपी बन गया था, मान लीजिए पहले निर्वाचित हुआ था तो एमपी बन गया था, संसद का सदस्य बन गया था, तो जैसे ही वह अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से बीजेपी की सदस्यता को समाप्त कर देता है, छोड़ देता है, सदस्यता को छोड़ देता है, वैसे ही क्या होगा कि वह एमपी के पद को भी उसका खत्म हो जाएगा, ऐसा दल बदल विरोधी कानून में बताया गया। तो सीधी सी बात है कि अगर जिस भी पार्टी से, जिस भी दल के टिकट पर, जिस भी पार्टी के टिकट पर आप क्या हुए, जीते, और फिर उसके बाद आपने स्वेच्छा से ही उस पार्टी की सदस्यता त्याग दी, तो आपका वह सदस्यता भी खत्म हो जाएगी, कहाँ की, जहां पर आप चुने गए हैं वहां की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि मान लिया कि भाई जीता तो वो बीजेपी से, है ना, बीजेपी के टिकट पे, लेकिन आगे चल के वो किसी और पार्टी में चला गया, मान लो कि आरएलडी में चला जाए, ठीक है, आरएलडी में चला जाए, तो क्या होगा कि निर्वाचित होने की वजह से एक सीट तो उसकी बन गई, आरएलडी की एक सीट बढ़ गई। तो यहाँ पर इसी चीज को बचाने के लिए क्या किया गया कि अगर वह निर्वाचित सदस्य अब जिस पार्टी के टिकट पर चुना गया, जीता, अगर वह उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो वह संसद की सदस्यता भी खो देगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया। एक आधार तो यह बताया गया कि अयोग्य घोषित करने का एक आधार क्या बताया गया, स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ देना। इसी तरीके से अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना जाता है, निर्दलीय का मतलब क्या होता है, निर्दलीय का मतलब जो किसी भी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ा है, उसने अपना ही कोई एक चिन्ह डिसाइड किया है और वह उसने स्वयं से ही अपना ही चुनाव खुद लड़ा है, वह किसी पार्टी की तरफ से किसी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ रहा है, तो ये इसे निर्दलीय कहते हैं। तो जो निर्दलीय व्यक्ति है वह चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, सांसद बन जाता है। क्लियर है। अब चुनाव जीतने के बाद वो जीता कैसे, निर्दलीय होकर जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्या करे कि वह बीजेपी में शामिल हो जाए या कांग्रेस में शामिल हो जाए या किसी भी बीएस सपा में शामिल हो जाए, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन जीता कैसे था, वो निर्दलीय। लोगों ने विश्वास किस में दिखाया, निर्दलीय व्यक्ति में दिखाया कि भाई हम जो है किसी और दूसरी पार्टी में विश्वास ना, हम किसी पार्टी में विश्वास नहीं करेंगे, बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा जो भी हैं उन पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है हमेशा, तो हम जो है निर्दलीय व्यक्ति को ही चुन लेते हैं, इसी को ही वोट डाल देते हैं, इसी को जिता देते हैं, ये हमारे लिए काम करेगा। लेकिन वो आगे चल के क्या कर दे, लोगों को धोखा दे दे। लोगों को धोखा कैसे देगा कि वह चुना तो गया निर्दलीय, लेकिन उसने 60 घाट पहले से कर रखी थी, भाई मैं निर्दलीय चुना जाऊंगा तो मैं शामिल हो जाऊंगा बीजेपी में। बीजेपी ने उसके लिए कुछ जो लालच वगैरह दिया हो, कोई भी पार्टी कोई भी दल, बीजेपी हो कांग्रेस हो, जिसने भी जो है उसे क्या दिया हो, एक लालच दिया हो और फिर उसके बाद उसे अपने में शामिल कर लिया हो। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से अगर हो तो क्या होगा कि ये जो निर्दलीय व्यक्ति है या जो निर्दलीय सदस्य है, कोई व्यक्ति जो निर्दलीय सदस्य है, इसकी सदस्यता अगर ये किसी दल में शामिल हो जाता है, अगर यह क्या हो किसी दल में शामिल हो जाए तो इसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दल हो सकता है, ठीक है, कोई भी दल हो सकता है। तो कोई भाई हृदय पे मत लेना, अरे कोई समर्थन हो तो कभी ये मत कह सोचना कि ये क्यों मतलब इसको कह रहे हैं कि लालच में कर लेगा या धोखाधड़ी, तो भाई ऐसा मत लेना, है ना।
ये हृदय पर मत लेना, समझने के लिए है केवल, ठीक है। कभी जो है हृदय पर ले लो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो निर्दलीय व्यक्ति है अगर किसी दल में शामिल हो जाता है जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोगों की जो एक आस्था थी वो निर्दलीय व्यक्ति में थी, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि उसने पार्टी को एक ज्वाइन कर लिया जिसमें लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से अगर सदस्य सदन के विरुद्ध, सदन में पार्टी के विरुद्ध, है ना, अगर कोई सदस्य है, मेंबर है, वो सदन में वोटिंग हो रही है, सदन में वोटिंग हो रही है, तो वो क्या करे कि जो भी दल है उसका, जो भी पार्टी है उसके विरुद्ध चुनाव वोट कर दे, विरुद्ध वोट कर दे। देखो संसद में वोटिंग होती है, संसद में वोटिंग होती है। मान लिया अभी वर्तमान में संसद में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र ने कोई एक बी नाम का एक्ट लेकर आई, है ना, एक विधेयक लेकर आई, और उसने व्हिप जारी कर दिया अपने सभी सदस्यों को कि भाई जो भी मेरे मेंबर्स हैं, यानी कि बीजेपी के जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी की टिकट पर जो भी बने हैं, वो सभी जो है इस बिल का समर्थन करेंगे और इसके विरुद्ध कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन भैया एक टीकाराम जी थे, है ना, टीकाराम जी हैं कोई एक, ठीक है, ये काल्पनिक नाम है, ठीक है, कोई है नहीं। टीकाराम जी कोई व्यक्ति हैं जो कि एमपी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बिल तो गलत है, मैं इसके विरोध में वोट देता हूं। अब उन्होंने इसके विरोध में वोट दे दिया, तो अब क्या होगा कि व्हिप जारी किया गया था, तब उस आधार पर जैसे ही इन्होंने दल के विरुद्ध वोट दिया, किसने, टीकाराम जी ने दल के विरुद्ध वोट दिया, तो उनका जो है गयाराम कर दिया गया, मतलब कि उनकी सदस्यता अब क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, कि उन्होंने जो है दल के साथ जो क्या किया गया है, धोखा किया है, ठीक है, दल के साथ क्या किया है, धोखा किया है। तो इस आधार पर जो है उनकी जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी जाती है। इसी तरीके से सदस्य स्वयं को अपने वोटिंग से अलग रखें, ठीक है। अब मान लीजिए जो टीकाराम जी थे, इन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन किया। टीकाराम जी ने क्या किया, स्वयं को वोटिंग से अलग कर दिया, वोटिंग से अलग रखा, यानी कि उस दिन वोटिंग करने वो आए ही नहीं, वो चुपचाप घर पे जो है पड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे तो वोट पसंद ही नहीं, अगर नहीं विरोध में करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आराम जाता ही नहीं हूँ वोट देने, लेकिन उनको क्या पता था कि अगर वोट देने भी नहीं जाओगे तो भी तुम्हारा जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि व्हिप जारी कर दिया गया था। व्हिप क्या होता है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर स्वयं को वोटिंग से भी अलग रखता है कोई सदस्य, तो क्या होगा कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, दल बदल विरोधी कानून में अयोग्य घोषित करने के आधार बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो। अगर कोई सदस्य निर्वाचित होता है और वह स्वेच्छा से उस दल, जिस दल से वह निर्वाचित हुआ है, उस दल से जो है सदस्यता अपनी समाप्त कर देता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी संसद से या राज्य विधानमंडल से। इसी तरीके से कोई व्यक्ति जो निर्दलीय चुना गया है और उसने बाद में जाके कोई पार्टी में शामिल हो गया, किसी दल में शामिल हो गया है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा वो। अगर कोई सदस्य दल के विरुद्ध वोट देता है तो, या फिर वो वोटिंग से अलग रहता है, वोट देता ही नहीं है, तो भी उसकी सदस्यता जो है क्या हो जाएगी, अलग कर दी जाएगी। इसी तरीके से कोई मनोनीत सदस्य है, क्या हो, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। माफ कीजिएगा, अभी जो लोकसभा है उसमें तो एंग्लो इंडियंस जो दो मनोनीत थे वो तो नहीं हो, मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक बार फिर से। तो जिन्होंने कल की क्लास की है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कि जो एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो भारतीय हैं, उनके बारे में जो परिभाषा दी गई है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें उनके बारे में बताया गया है। और जल्दी से एक और आंसर दे दें कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय के मनोनीत करने की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो जल्दी से इनका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इतने हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो कोई मनोनीत सदस्य है, और मनोनीत सदस्य क्या हो कि 6 माह बाद, मनोनीत होने के 6 माह बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, किसी दल में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, शामिल हो जाए 6 महीने बाद, मनोनीत होने के 6 महीने बाद अगर वह किसी दल में शामिल होता है तो भी जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। 6 माह की समाप्ति के बाद वो मनोनीत सदस्य क्या हो, किसी दल में शामिल हो जाए, ठीक है। मनोनीत हुए कितना हो गया, 6 महीने की समाप्ति होगी, 6 महीने हो गए हैं मनोनीत हुए, और उसके बाद वो क्या करे, किसी दल में शामिल हो जाए, ठीक है। मान लिया कि मनोनीत सदस्य है वो किसी दल में शामिल हो गया, कांग्रेस में जाके शामिल हो गया, है ना,
कांग्रेस में जाकर शामिल हो गया। तो अब यहाँ पे कांग्रेस में जाकर शामिल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है इसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। 6 महीने पूरा होने से पहले अगर वह कांग्रेस में शामिल हो जाता है या किसी भी दल में या किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। अगर कोई कंसेप्ट यहाँ पर आपका बचता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ जो है हमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची के संबंध में कि ये जो चीज़ें हैं ये कौन डिसाइड करेगा कि ये स्वेच्छा से दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये निर्दलीय व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो गया है, वोट दिया है या नहीं दिया है, विरुद्ध में वोट दिया है, मनोनीत सदस्य ने 6 महीने पूरे हुए हैं या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा। तो ये जो डिसाइड करेगा या हम कहें तो 10वीं अनुसूची के संबंध में जो निर्णय लेगा, ठीक है, वो कौन लेगा, राज्यसभा में कौन लेगा, सभापति, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई। इसमें कुछ अपवाद भी हैं और कुछ चीज़ों को समझाया भी गया है। जैसे यहाँ तक आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, जल्दी से वो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए उसका। जिन्होंने कल की क्लास की होगी उन्होंने वो आंसर देने में बिल्कुल सक्षम होंगे कि जो एंग्लो भारतीय हैं उनकी डेफिनेशन कौन सी आर्टिकल में दी गई है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो लोकसभा में एंग्लो भारतीय लोगों के मनोनीत होने की जो बात कही गई थी वो किस अनुच्छेद में कही गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो जो भाई कानून है, कानून कौन सा कानून हम पढ़ रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून। तो जो दल बदल विरोधी कानून है इसके संबंध में निर्णय लेना या निर्णय लेने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है, लोकसभा में। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा अभी कौन है, ओम बिरला। इसी प्रकार राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होगा अभी कौन है सभापति, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति के पास होती है। जहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लाया जा रहा है, जहाँ पर यूज किया जा रहा है, वहाँ पर निर्णय कौन लेगा, वहाँ पर वहाँ का अध्यक्ष या सभापति लेगा, चेयरपर्सन लेगा। इसके साथ ही जो इसमें बताया गया एक समय के बाद 1992 में 1992 में एक केस हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया दल बदल विरोधी के संबंध में जो निर्णय है वो क्या होगा, न्यायिक समीक्षा के योग्य होगा, न्यायिक समीक्षा के योग्य होगा। यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यदि ये लगता है कि उसको गलत तरीके से हटाया गया है या उसका ठीक तरीके से बात नहीं सुनी गई है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। या फिर जिसको भी दल बदल विरोधी कानून के आधार पर जिसकी सदस्यता खत्म की गई है वह कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि क्या इसको गलत तरीके से हटाया गया है या मामला बिल्कुल सही था। तो बात यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आया राम गया राम वाला जो कंसेप्ट था उसको खत्म करने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, कब, 1985 में। ठीक है, कब लाया गया, 1985 में लाया गया था। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी रहे। यानी कि अपवाद कैसे, एक अपवाद को तो बाद में खत्म कर दिया गया। तो निर्णय लेने की शक्ति किसमें है, किसमें है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के पास। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ अपवाद है। इसके लिए जो कुछ अपवाद है वो अपवाद क्या है, मुख्य रूप से हम 2 अपवाद देखते थे क्योंकि एक अपवाद को जो है खत्म कर दिया गया है। पहला जो अपवाद है वो ये है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह यदि अध्यक्ष पद पर, कोई भी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष वही होगा जो लोकसभा का मेंबर होगा, लोकसभा का ही सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। तो जो ओम बिरला है वो कहाँ के सांसद हैं, किस क्षेत्र के सांसद हैं, तो ये राजस्थान में कोटा के सांसद है ना, कोटा से ये कौन है, सांसद है राजस्थान से। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों ने उनको अध्यक्ष बना दिया है।
अब अध्यक्ष बनने के बाद एक अध्यक्ष का काम होता है निष्पक्षता के साथ काम करना, है ना, सभी को मैनेज करना, टाइम देना। अब यहाँ पर क्या हो कि मान लिया कि वो लोकसभा के अध्यक्ष किस पार्टी से हैं, ओम बिरला जी बीजेपी से हैं, बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब यहाँ पर ओम बिरला को ये लगता है कि हम जो है काम ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर हम इस पार्टी के साथ रहे, इस पद पर इस पार्टी के साथ रहे तो हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करें कि अपने काम को ठीक से करने के लिए अपने दल से इस्तीफा दे दें, दल से क्या कर दें, त्यागपत्र दे, यानी कि बीजेपी की सदस्यता को वो छोड़ दें। तब यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से जो उन्होंने दल की जो सदस्यता को त्यागा है तो उस आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये दल त्यागा है वो इसलिए त्यागा है ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके। और फिर उसके बाद जब कार्यकाल खत्म हो जाता है, कार्यकाल लोकसभा कब खत्म होगा, 5 वर्ष पर खत्म होगा, तो 5 वर्ष बाद जब कार्यकाल लोकसभा खत्म होगा तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। तब उसके बाद वह फिर से दोबारा से उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस आधार पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एक आधार क्या है कि स्वेच्छा से अगर कोई निर्वाचित सदस्य क्या करे, स्वेच्छा से कोई निर्वाचित सदस्य अपने दल से त्यागपत्र दे दे, वहां से निकल जाए, इस्तीफा दे दे, तब उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बना है और वह निष्पक्ष काम करने के उद्देश्य से क्या करे, अपने दल से त्यागपत्र दे दे, तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये दल बदल विरोधी कानून में बताया गया है। अब इसी प्रकार से ये देखा गया कि दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये रखा गया कि यदि 1/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, किसी दूसरे दल में क्या हो, शामिल हो, तब सदस्यता रद्द नहीं होगी, तब सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये चीज रखी गई थी शुरू में, है ना। शुरुआत में जब 1985 में ये बना था तब इसमें ये कहा गया था कि अगर 1/3 मेंबर्स, है ना, 1/3 सदस्य, मान लिया कि बीजेपी है और एक कांग्रेस है ना, भारत में तो हमारे मुख्यतः इनके बीच ही युद्ध रहता है। तो जो बीजेपी है, बीजेपी के 1/3 मेंबर्स कहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस में चले गए, है ना। तो कांग्रेस में ये प्लस हो गए 1/3, यहाँ माइनस हो गए। तो अब क्या स्थिति हो गई, अब स्थिति ये हो गई कि दल बदल विरोधी कानून के द्वारा इन 1/3 सदस्यों की जो सदस्यता है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कब है, 1985 में ये चीज इसमें रखा गया था। यानी कि इतना अगर एक ग्रुप जाता है तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर 1/3 से कम लोग जाते हैं, है ना, टोटल जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 से कम जाते हैं, उस पार्टी के 1/3 से कम जाते हैं, तब जो है सदस्यता कम हो जाएगी। मान लिया कि इससे कम चले गए, है ना, इससे कम चले गए तो क्या हो गया, तो यहाँ पे जब चले गए तो उनकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, 91 संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर देखा जा रहा था कि बड़ी बड़ी संख्या में 1/3 से भी ज्यादा लोग दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन 91 संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, 2003 में। ठीक है, 2003 में 91 संविधान संशोधन किया गया और इसमें इस चीज को समाप्त कर दिया गया कि 1/3 कोई कंसेप्ट नहीं है, कितने भी जा रहे हो, चाहे ज्यादा जा रहे हो या कम जा रहे हो, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। चाहे 1/3 जा रहे हो या 1/3 से ज्यादा जा रहे हो तो क्या कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि ये वाला अपवाद जो था, ये वाला जो कंसेप्ट दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया 91 संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 91 संविधान संशोधन के द्वारा एक चीज और मैंने आप लोगों को पहले पीछे बताई थी कि मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या हो सकती है टोटल संख्या का कितना, 15%। ठीक है, कैबिनेट में इतना ही हो सकता है और अधिकतम और मिनिमम 12 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 12 से कम कैबिनेट में सदस्य नहीं हो सकते। ये भी कब लाया गया था, ये 91 संविधान संशोधन के माध्यम से ही तो लाया गया था, जब मैंने आप लोगों को पीछे समझाया था। तो ये आंसर दे दिया होगा बहुत से लोगों ने कि एंग्लो भारतीय जो है वो किस अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं, 336 में, और लोकसभा में 331 में बताया गया है कि इनका मनोनयन होगा। तो इसी तरीके से बता दो कि राज्यों की जो विधानसभा है,
विधानसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, इसको भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो। कल मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों को पढ़ाया भी था, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक जो दल बदल विरोधी कानून है वो उसका एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहली बात, दल बदल विरोधी कानून जो आया वो किसके द्वारा आया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। और किस अनुसूची को बनाया गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10वीं अनुसूची को बनाया गया, जिसमें दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। कब लाया गया, ये 1985 में लाया गया। भारत के पीएम कौन थे उस समय, राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून क्यों लाया गया, ताकि जो आयाराम गयाराम वाला कंसेप्ट है उसको खत्म किया जाए। आप समझ में आ गया होगा आयाराम गयाराम वाला कंसेप्ट क्या था। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आधार बताए गए थे। स्वेच्छा से अगर कोई राजनीतिक दल अपने दल को छोड़ देता है, मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी सदस्य का या किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। कोई निर्दलीय व्यक्ति जो निर्दलीय चुना गया है, निर्दलीय निर्वाचित हुआ है, वह किसी दल की सदस्यता ले लेता है। कोई निर्वाचित सदस्य अपने पार्टी के विरुद्ध वोट डाल देता है या फिर वोटिंग से अलग रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म होगी। और इस पर निर्णय कौन लेता है, इस पर निर्णय उस संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। अपवाद के स्वरूप में हमने ये देखा था कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उस पर अगर वह दल अध्यक्ष बनने के बाद अपने दल से त्यागपत्र देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी, ठीक है। 1/3 वाले का कंसेप्ट जो है अब समाप्त कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो ये सारे कंसेप्ट मुझे लगते हैं कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या दल बदल विरोधी कानून क्या है। ये अक्सर जो है कई जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे से इससे क्वेश्चन कई बार समझा है, मतलब पूछा है, तो मैं अब समझ सकता हूँ बच्चों कि आपके समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट अभी भी बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और ये सभी चीज़ें जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं और मैंने कोई भी ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर अपने नज़र में नहीं छोड़ा है जिससे आपको क्वेश्चन बने और आप जो है आंसर ना दे पाए। देखिए करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, 10वीं अनुसूची बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है अपने आप में और इसको लेकर क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो संसद है उसमें जो रिक्त स्थान है वो कैसे होते हैं, यानी कि स्थान खाली कैसे हो जाते हैं, ठीक है। स्थानों का रिक्त होना कैसे होता है, भारत की संसद में स्थानों का रिक्त होना, है ना, कि खाली पद कैसे होंगे, रिक्त होना। अब जो ये स्थानों का रिक्त होना है वो कैसे है बच्चे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो खाली रिक्त स्थान होते हैं उसमें हम देखते हैं कि खाली पद कैसे हो जाएंगे, यानी कोई व्यक्ति की सदस्यता यहाँ पे कैसे कैसे खाली हो सकती है, कह सकते हैं सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है। एक तो अभी हमने देख लिया दल बदल विरोधी के द्वारा खाली हो सकती है सदस्यता, यानी कि पद खाली हो सकता है, रिक्त स्थान हो सकता है उसका। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह है दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता ये महत्वपूर्ण है। जो दोहरी सदस्यता है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुपस्थिति के कारण भी किसी सदस्य की सदस्यता छीनी जा सकती है। अनुपस्थिति के कारण वो क्या होगा, अभी हम इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बस धैर्य के साथ बने रहें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। अयोग्यता, पद त्याग और अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं। अयोग्यता के आधार पर पद त्याग कर दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, पद त्याग, ठीक है, पद से त्याग पत्र दे दिया हो। दोहरी सदस्यता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, का सदस्य नहीं हो सकता है, समझिए, नहीं हो सकता है। ऐसे ही राज्य विधानमंडलों के संबंध में भी होता है। अब इस चीज को और स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं बच्चे। क्या बताया गया है उस पर अभी हम बात करते हैं कि किन किन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति की एक समय में दो सदनों की सदस्यता ले रखी है और उसको हम पद से रिक्त मानेंगे किसी एक सदन से। अब वो कैसे देखेंगे, तो इसमें हम देखते हैं कुछ 3-4 कंसेप्ट बताए गए हैं, उसको एक एक करके देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों से चुना जाता है। ठीक है, जैसे पहला कंसेप्ट अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुना जाता है, संसद की सदन है और कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुना गया है, तो उसे 10 दिन के अंदर क्या करना होगा, 10 दिन के अंदर ये डिसाइड करना होगा कि वह लोकसभा में जाना चाहता है या राज्यसभा में जाना चाहता है। 10 दिन के अंदर क्या करे, वह सूचना दे दे कि उसे कहाँ जाना है, किस सदन में जाना है। अगर वह सूचना नहीं देगा तो राज्यसभा वाली जो सीट है वो रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, सूचना नहीं देने पर राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। समझ गए बच्चे? ठीक है, लोकसभा वाली बनी रहेगी। मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है ना, टीकाराम जी को ही ले लेते हैं। जो टीकाराम जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकसभा से भी चुनाव लड़ा तो वो जीत गए थे, वो यहाँ पे मेंबर थे, या वो राज्यसभा से भी चुन लिए गए। तो अब उन्हें ये डिसाइड करके 10 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 10 दिन के भीतर ये बताना पड़ेगा, ये सूचना देनी पड़ेगी सदन को कि वह किस में जाना चाहते हैं। अगर वह 10 दिन के भीतर नहीं सूचना देते हैं तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा की सीट उनकी खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो लोकसभा में ही मेंबर बने रहेंगे। तो एक कंसेप्ट तो ये बताया गया बच्चा, आराम से ध्यान से इसको ध्यान से उतार लेना, नोट डाउन कर लेना आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लेना। सारी चीजें बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें समझिए आराम से। इसके बाद अगर हम और कंसेप्ट देखें तो दूसरा कंसेप्ट और क्या बताया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में, कि अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुना जाता है, ठीक है, मान लिया कि कोई पहले से ही लोकसभा का सदस्य था। कहां का सदस्य था? लोकसभा का। जो टीकाराम जी हैं वो क्या है, लोकसभा के पहले से ही सदस्य थे। अब वो दूसरे सदन के सदस्य यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, तो उन्हें जो है पहले सदन की सदस्यता जो है उनको समाप्त हो जाती है। तो जो पहला सदन होगा जिससे वो पहले चुने गए थे, तो वहां से वो सदस्यता समाप्त हो गई। या फिर मान लो इसका उल्टा कर लो। इसका उल्टा कैसे कर लो समझने के लिए, कि वो पहले और राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है, लेकिन अब वो है लोकसभा के सदस्य भी चुन लिए गए हैं, यानी कि वोट चुनाव लड़ा उन्होंने और वो जीत गए। अब वो जीतने के बाद क्या होगा कि जो पहले जहां के वो सदस्य थे वहां की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और लोकसभा की उनकी सदस्यता बनी रहेगी। किनकी? जो टीकाराम जी हैं उनकी। ठीक है, जो टीकाराम जी हैं उनकी सदस्यता बनी रहेगी। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है ना, आपने अक्सर इसका उदाहरण देखा होगा कि हमारे देश में कई ऐसे राजनेता हैं जो एक साथ 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक बड़ोदरा और एक वाराणसी। तो जो वाराणसी और बड़ोदरा है तो वाराणसी से जीत गए, बड़ोदरा से भी उनको जो है सीट अच्छी खासी मिली। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह की सीट उन्होंने छोड़ दी और एक जगह पर उन्होंने लिया, वाराणसी वाला ही उन्होंने बनाकर रखा। तो आज वो एमपी है कहाँ से? वाराणसी से। तो 1-2 सीटों पर अगर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 सीटों से चुना जाता है, 2 सीटों से चुना जाता है, ठीक है, 2 सीटों से चुना जाता है, तब क्या होगा? जब 2 सीटों से चुना जाएगा तब उसके साथ ही क्या होगा कि उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट का चयन करना होगा। स्वेच्छा से क्या करना होगा? किसी एक सीट का चयन करना होगा। और अगर उसने सीट का चयन नहीं किया, ठीक है, अगर वह किसी एक सीट का चयन नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी दोनों ही सीटें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसे स्वेच्छा से कोई एक सीट बतानी पड़ेगी कि भाई मैं इस सीट को चुनता हूं, मुझे इससे ही बने रहना है, दूसरी वाली फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पर फिर उपचुनाव करवाए जाएंगे, कोई और जीतेगा। लेकिन अगर कोई वो स्वेच्छा से नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है, तो क्या होगा कि दोनों ही जगह की सीटें उसकी कैंसिल
हो जाएंगी। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि दोहरी सदस्यता वाला जो कंसेप्ट है, तो जहाँ पे दोहरी सदस्यता की बात आती है वहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक ही समय कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का भी सदस्य हो, है ना, इस चीज को भी आप लोग ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में क्या हो, संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। बात समझ में आ रही है नहीं? चीजें अगर कोई भी ऐसी बात आपको लगे कि समझ में नहीं आ रही, जल्द तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए 9 बजे क्लास अपलोड हो जाती है और 9 बजे लाइव चैट हम कर सकते हैं। मैं बैठा रहता हूं, अगर किसी का कोई डाउट हो तो 9 बजे जो है ठीक आप आ जाया करो क्लास में, और 9 बजे क्लास में आने के बाद जो भी डाउट हुआ करे उसको जो है आप कमेंट में डाला करो। जो लाइव चैट चलता है, हमारा लाइव चैट चलता है, लाइव तो हम आ नहीं सकते अभी क्योंकि हमारा एक जो लिमिट है वो आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी आप लोग और ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे तो हमारा चैनल और आगे ग्रो करेगा और हम लाइव जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी लाइव नहीं है, लाइव चैट खुलता है बस, प्रीमियर जो 9 बजे का लगता है उसमें मैं चैट कर सकता हूँ आप लोगों के साथ केवल। तो आप का कोई भी डाउट हुआ करे तो वो लाइव चैट में आप डाला करो, 9 बजे ठीक उपलब्ध हो जाया करो सुबह, ताकि आपको आपकी क्लास मिल सके। किस दिन अगर लेट होती है तो लेट नहीं करूंगा मैं, उस दिन मैं क्लास डालूंगा ही नहीं, ठीक 9 बजे ही अगले दिन क्लास आएगी और 9 बजे ही आएगी। उसके अलावा आप किसी और टाइम क्लास पॉलिटी की या किसी और सब्जेक्ट की नहीं आएगी। अगर किसी वजह से लेट होती है या छूट जाती है तो ये समझिए कि अब अगले दिन ही क्लास आएगी वो। तो ठीक 9 बजे क्लास आ जाती है, प्रीमियर चल रहा होता है, लाइव चैट चल रहा होता है। तो जिसको भी क्वेश्चन के दौरान या क्लास करते समय डाउट आया करे वो अपना डाउट उस लाइव चैट में डालें और तभी मैं तुरंत आपको जवाब दे पाऊंगा वहां पर, ठीक है। अगर आप ऐसे ऑफ देखते हैं बाद में देखते हैं तो उसमें जो है थोड़ी दिक्कत ये होती है कि इतना काम होता है कि कमेंट देख पाए नहीं देख पाए, तो ये चीजें हो पाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोहरी सदस्यता, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कि लाइव चैट है तो लाइव चैट में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो यहाँ पर दोहरी सदस्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें हम चौथा पॉइंट क्या देखते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है वो क्या हो कि संसद का भी सदस्य बन गया है और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य बन गया है, दोनों जगह से वह चुन लिया गया है, दोनों जगह वह चुना गया है, तब वह क्या करेगा, तब यदि वो 14 दिन के भीतर, यदि वह 14 दिन के भीतर क्या हो, 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट नहीं छोड़ता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल की सीट नहीं खाली करता है, तो संसद की सदस्यता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। 14 दिन का टाइम होता है इसके पास। कितने दिन का टाइम होता है बच्चे? 14 दिन का टाइम होता है। और 14 दिन के टाइम के भीतर अगर उस व्यक्ति ने जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है और अब संसद का सदस्य भी चुन लिया गया है, तो अगर वह 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वो एमएलए ही बना रहेगा, एमपी नहीं बन सकता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से जो है सदस्यों की सदस्यता जो है एक तरीके से समाप्त हो जाती है कि दोहरी जो सदस्यता है, दोहरी सदस्यता के आधार पर जो है पद रिक्त हो सकते हैं, संसद में सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो बात क्लियर है यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस तो मैंने बताया नहीं होगा। जिन लोगों ने पहली बार पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल नई बात है, जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो रहा है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर अपने कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिख कर दें, लिख कर बताएं कि उन्होंने पहली बार अगर इन्हें पढ़ा है तो मुझे सुनकर अच्छा लगे कि हाँ मैं कुछ नया दे रहा हूँ आप लोगों को, या जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या इन्होंने कभी कहीं पर नहीं देखा है या नहीं सुना है या किसी तरीके से उन्हें किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो जरूर कमेंट पे अपना एक्सपीरियंस दें कि यहाँ पे अगर उनको कुछ नया ये मिल रहा है तो बताएं अपना, ताकि मेरा मनोबल बढ़े कि हाँ मैं कुछ मेहनत जो कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो कुछ अच्छी हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुपस्थिति के आधार पर। अनुपस्थिति का क्या फैक्टर है? देखिए दोहरी सदस्यता और अनुपस्थिति वाले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मैं इसको मानता हूँ इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट कहता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर रिक्त खाली होने की बात करें तो दोहरी सदस्यता के आधार पर रिक्त खाली जो रिक्त हो जाते हैं, पद जो है रिक्त हो सकते हैं, संसद की सदस्यता या संसद में स्थान खाली हो सकते हैं। और इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। और इन आधारों को किसमें बताया गया ये याद रखिएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कितना है बच्चे?
कौन सा ईयर है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, अनुपस्थिति के आधार पर अगर हम देखें, ठीक है, अनुपस्थिति के आधार पर क्या कि संसद का कोई सदस्य या सदन का, पार्लियामेंट का कोई मेंबर क्या हो, सदन की कोई भी सदस्य जो है वो सदन की अनुमति के बिना, सदन की, देखिए सदन बोला हुआ है तो सदन कोई सा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। ठीक है, तो सदन की अनुमति के बिना, सदन से उसने अनुमति नहीं ली है, अनुमति बिना क्या हो कि वह 60 दिन की अवधि से अधिक क्या हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, अब्सेंट हो, और 60 दिन की अवधि में या उस 60 दिन की अवधि के बीच में उसने सभी बैठकों में हिस्सा ना लिया हो, है ना, यानी जो भी बैठकें हुई इन 60 दिनों में सदन की, उनमें से किसी भी बैठक में उसने हिस्सा नहीं लिया है और उसने कोई कारण नहीं बताया है कि मैं इस वजह से जो है सदन में अनुपस्थित हूँ, या फिर जो अनुमति नहीं ली है सदन की, भाई मान लिया बीमार है कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, और उसे सदन को बताना होगा कि मैं जो है बीमार हूँ और क्रिटिकल है मेरी सिचुएशन, डॉक्टर्स ने जाने के लिए मना किया है, तो भाई मैं नहीं आ सकता, तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन वह कुछ बिना बताए, बिना अनुमति लिए 60 दिन तक गायब रहता है किसी भी सदन में, मतलब मान लीजिए जिस भी सदन का वो सदस्य है उसकी किसी भी बैठक में वो भाग लेता ही नहीं है, जो भी बैठक होती है, जितनी भी सभी जो बैठकें हुई हैं उनमें किसी में भाग वो लेता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता को रद्द मान लिया जाएगा, यानी कि उसके पद को खाली मान लिया जाएगा। सदन जो है उसके पद को क्या मानेगी, खाली घोषित कर देगी। जो ये सदन है, जो भी हाउस है, मान लिया लोकसभा है या राज्यसभा है, इनमें से जिस भी सदन का व्यक्ति होगा तो वो सदन क्या कर देगा, उसके पद को रिक्त घोषित कर देगा, यानी कि खाली घोषित कर देगा, और उस पद के लिए, उसके स्थान के लिए दोबारा से उपचुनाव करवाए जाएंगे उसके क्षेत्र में। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया, 60 दिन का कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसी भी सदन में ऐसा हो सकता है, दोहरी सदस्यता को लेकर बात जो है कई बार पूछी गई है। तो सदन इसका पद क्या होगा, रिक्त घोषित करने की शक्ति रखता है अनुपस्थिति के आधार पर। अगर हम पद त्याग करने की बात करें या अयोग्यता की बात करें, तो अयोग्यता में हम देख सकते हैं, अयोग्यता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ही बताया गया है, संविधान में भी बताया गया, कि जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया होगा। क्या बताया था कि यदि क्या हो कि व्यक्ति दिवालिया हो, पागल हो, ये संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सिंपल कि जो भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, 2 वर्ष से ज़्यादा का कारावास उसे ना दिया गया हो। ठीक है, किसी तरीके से जो है संलिप्तता उसके व्यापार में ना हो, उसका व्यापार ना चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसी अयोग्यताओं के आधार पर, या जो अभी हमने देखा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो चीज़ें बताई गई उससे अयोग्य ना घोषित किया गया हो, तो सिंपल उस आधार पर जो है पद रिक्त हो सकता है। पद त्याग की बात करें तो भाई जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपना पद त्याग करते हैं, तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जिस भी सदन के सदस्य होंगे, है ना, जो भी सदन होगा, राज्यसभा है या लोकसभा है, तो राज्यसभा में सभापति महोदय को त्याग पत्र देगा, लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को क्या देगा, त्याग पत्र देगा, जो भी सदस्य है। तो ठीक है, तो इनको संबोधित करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि राज्यसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उनके त्याग पत्र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है। वो इस बात को पहले देखेंगे कि क्या ये अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा है या फिर इस पर दबाव बनाया जाए। अगर उनको लगता है कि दबाव की वजह से दे रहे हैं तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, अगर स्वेच्छा से लगता है तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो इस आधार पर भी जो है क्या हो सकता है, पद रिक्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जिन स्थितियों में संसद के सदस्यों का रिक्त पद जो है वो रिक्त हो सकता है। जैसे कि संसद की सदस्यता किसी व्यक्ति को यदि संसद की सदस्यता छोड़नी होगी, कब, कुछ कारणों पर छोड़नी होगी, जैसे कि यदि उच्चतम न्यायालय ने, या कहा जाए कि न्यायालय ने, कोर्ट ने उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया है या अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि जो भी सदस्य चुना गया है उसका मामला कोर्ट में गया, मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया, कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने उनके चुनाव को, इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया, कहा कि ये जो है गलत तरीके से चुना गया है। या फिर संसद से निष्कासित कर दिया गया है, सदन से निष्कासित कर दिया गया है,
सदन से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया गया है, किसी कारणवश निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित मतलब क्या हो गया कि अयोग्य घोषित करके उसे बाहर निकाल दिया गया, अब उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई, तो पद रिक्त हो सकता है। इसी तरीके से वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन गया हो, है ना, वो जो सदन का सदस्य था वो क्या हो गया, राष्ट्रपति बन गया है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत के वो राष्ट्रपति बन गया है, या फिर उपराष्ट्रपति बन गया है, तो उपराष्ट्रपति बन गया है तो भी वो सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वह व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बन गया है, तो अगर इन स्थितियों में भी है तो संसद की सदस्यता जो है उस व्यक्ति को छोड़नी होगी, उस सदस्य को छोड़नी होगी, तो इन कारणों से भी पद को अपने त्याग करना होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक का जो कंसेप्ट है दल बदल विरोधी कानून और पद जो है संसद में किस किस रूपों में खाली हो सकते हैं, कैसे कैसे खाली हो सकते हैं, कैसे उनकी सदस्यता जा सकती है, ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना भाई, ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका निदान कर सकूं। और यदि आप 9 बजे ठीक 9 बजे क्लास देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, और जो भी डाउट आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में आपने लाइव डाले हैं, साथ साथ में क्लास करते हुए आपने लाइव डाले हैं, तो मैंने लाइव ही आपको आंसर जरूर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे बिल्कुल 9 बजे मैं आपके साथ देख रहा होता हूँ सब कुछ, और जो भी व्यक्ति कमेंट डालता है लाइव में, मैं उनके कमेंट के आंसर भी देता हूँ। जिनका अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट देखिए। 7 बजे ठीक करंट अफेयर्स, 9 बजे ठीक आपका पॉलिटी, 10 बजे अर्थमेटिक मैथ, 11 बजे एडवांस मैथ और 12 बजे हिस्ट्री जो है आती है। और इन सभी विषयों को लेकर अगर आपके मन में कोई सुझाव आता है तो वो भी आप कमेंट में डालिए, ठीक है। उन सुझावों पर विचार किया जाएगा। देखिए सुझाव कौन देगा, जब हम फैमिली के लोग होंगे ना। लक्ष्य एक फैमिली है, पूरी एक लक्ष्य की फैमिली है जिसमें आप लोग भी सदस्य हैं। आप जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी सदस्य हैं इस लक्ष्य फैमिली के, और इस फैमिली को जितना बड़ा किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे सभी लोगों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस फैमिली को बड़ा कीजिए, तभी एक मजबूत फैमिली बनेगी। और फिर इसके बाद हम लोग एक अच्छा ग्रो अप कर पाएंगे। तो वहाँ पर सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी सुझाव हों किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि भाई अर्थमेटिक मैथ में ये होना चाहिए, पॉलिटी में ये होना चाहिए, या फिर एडवांस मैथ में ये चीज़ें होनी चाहिए, या हमारी कुछ कमी रह रही है, तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। स्वागत है आप सभी का, सभी के सुझावों का स्वागत है, सभी के कमेंट्स का स्वागत है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जब तक हम नकारात्मकता को नहीं लेंगे सकारात्मकता का महत्व हमें पता नहीं चलेगा। चलिए तो यहाँ तक मैं आज की क्लास यहीं पर रोकता हूं। कल जो हम बात करेंगे वो पीठासीन अधिकारियों की बात करेंगे। भाई संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो 1 या 2 क्लास और है, फिर हमारा जो संसद है वो खत्म हो जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है उसी को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस भी बहुत डीप में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ताकि कोई भी शब्द छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और कोई भी नंबर आपका टूटे ना, ठीक है, यानी कि मेरिट से आप बाहर जाए ना। तो चलिए यहां तक बने रहने के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।